वर्ष 1066 में 7000 नॉर्मन इन्फेंट्री और योद्धा युद्धपोतों में इंग्लिश चैनल के पार रवाना हुए। उनका निशाना इंग्लैंड था, जहां 10 लाख से अधिक लोग रहते थे। उनकी यात्रा के बड़े नतीजे निकलने जा रहे थे और लगभग उसी समय नॉर्मन्स के दूसरे ग्रुप्स पूरे यूरोप में साहसिक काम पर जा रहे थे, जो इस महाद्वीप के आने वाले इतिहास में गूंजेंगे। तो ये योद्धा कौन थे और इन्होंने दूर दूर तक अपनी छाप कैसे छोड़ी? हमारी कहानी 200 साल पहले शुरू होती है, जब वाइकिंग्स ने उत्तरी यूरोप की ग्रेट स्कैंडिनेवियन माइग्रेशन के हिस्से के रूप में उत्तरी फ्रांस के तटों पर बसना शुरू कर दिया था। लोकल फ्रेंच लोग हमलावरों को नॉर्मन कहते थे और उनका नाम दिशा पर आधारित था। आखिरकार फ्रैंक्स के राजा चार्ल्स ने 911 में वाइकिंग्स नेता रोलो के साथ शांति वार्ता की। उसे फ्रांस के उत्तरी तट पर जमीन का एक हिस्सा दिया गया, जिसे नॉर्मैंडी के नाम से जाना जाने लगा। नॉर्मन्स बहुत आसानी से अपने इस नए जीवन में ढल गए। उन्होंने फ्रांसीसी औरतों से शादी की, फ्रेंच भाषा बोलने लगे और जल्द ही नॉर्स की मान्यताओं को छोड़ क्रिश्चियनिटी को अपना लिया। हालांकि वो पूरी तरह ढल गए, पर उनमें वाइकिंग्स योद्धाओं की परंपरा और जीतने का जज्बा बरकरार था। बहुत पहले महत्वाकांक्षी नॉर्मन योद्धा नई चुनौतियों की तलाश में थे। इंग्लैंड पर विजय नॉर्मन्स की सबसे प्रसिद्ध उपलब्धि थी। 1066 में नॉर्मैंडी के बादशाह विलियम ने नए अंग्रेजी राजा हेरोल्ड गॉडविंसन के दावे पर सवाल उठाया। इंग्लैंड में पहुंचते ही हेस्टिंग शहर के पास विलियम और उसके योद्धाओं की मुलाकात हेरोल्ड की सेना से हुई। लड़ाई का चरम क्षण 70 मीटर लंबी बाइयो टेपेस्ट्री में अमर है, जहां हेरोल्ड की आंख में लगने वाले तीर ने नॉर्मन की जीत पर मुहर लगा दिया। विलियम ने एक विशाल महल निर्माण अभियान और अंग्रेजी समाज के पुनर्गठन के साथ अपनी जीत का जश्न मनाया। उसने अपने उपनाम विलियम द कॉन्करर को कायम रखने के लिए डूम्सडे बुक नामक एक सर्वेक्षण कराया, जिसमें इंग्लैंड की जनसंख्या और भूमि के प्रत्येक टुकड़े का स्वामित्व दर्ज किया गया। नॉर्मन फ्रेंच नए शाही दरबार की भाषा बन गई, जबकि आम लोगों की भाषा अभी भी एंग्लो सैक्सन ही थी। समय के साथ दोनों ने मिलकर आज की अंग्रेजी भाषा बनाई। हालांकि सामंतों और किसानों के बीच का फर्क उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों में साफ दिखता था, जैसे काव और बीफ। 12वीं सदी के अंत तक नॉर्मन्स और आगे बढ़कर वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड तक पहुंच गए। इस बीच जेरूसलम से लौटने वाले तीर्थयात्रियों की कहानियों से प्रेरित होकर नॉर्मन्स योद्धाओं के कुछ स्वतंत्र समूह भूमध्य सागर की तरफ बढ़े। वहां उन्होंने खुद को उस पूरे क्षेत्र में स्थापित शक्तियों के बीच संघर्षों की एक उलझन में डाल दिया। वे भाड़े के महंगे सैनिक बन गए और एक युद्ध के दौरान उन्होंने बड़ी घुड़सवार सेना के साथ भाले से लड़ाई का पहला रिकॉर्ड बनाया। ये विनाशकारी रणनीति जल्द ही मध्य युग के सभी युद्धों में इस्तेमाल होने लगी। 1095-99 के प्रथम धर्म युद्ध के केंद्र में भी नॉर्मन्स ही थे। ये खूंखार धर्म युद्ध था, जिसने मिडिल ईस्ट के कुछ खास हिस्सों में क्रिश्चियनिटी को दोबारा स्थापित किया। लेकिन नॉर्मन्स ने लड़ाई से कुछ अलग भी किया। अपनी जीत के नतीजे में विलियम आयन आर्म और रॉबर्ट द क्राफ्टी जैसे नेताओं ने पूरे दक्षिणी इटली की जमीन सुरक्षित कर ली। 1130 में सिसिली साम्राज्य बनाने के लिए उसका विलय कर दिया गया। रोजर द्वितीय के शासन में राज्य धार्मिक और युद्धों से टूटी हुई दुनिया में बहुसांस्कृतिक सहनशीलता का प्रतीक बन गया। मुस्लिम अरब कवियों और विद्वानों ने बिजेंटीन यूनानी नाविकों और वास्तुकारों के साथ शाही दरबार में सेवा की। लैटिन, ग्रीक और नॉर्मन फ्रेंच के साथ अरबी भी एक आधिकारिक भाषा बनी रही। द बुक ऑफ रॉजर में विश्व का भौगोलिक ज्ञान इकट्ठा किया गया था, जिसमें ज्ञात विश्व के नक्शे 300 साल तक उपलब्ध नक्शों में सबसे सटीक रहे। और पलेमो में बनी चर्चेज में लैटिन शैली की वास्तुकला अरब छतों और बिजेंटीन गुंबदों का मिश्रण था। सभी को सुनहरे मोज़ैक्स से सजाया गया। अगर नॉर्मन्स इतने सफल थे, तो वे अब आसपास क्यों नहीं हैं? ये उनकी सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। उन्होंने समाजों पर जीत हासिल करके उन पर शासन ही नहीं किया, बल्कि उनका हिस्सा भी बन गए। हालांकि नॉर्मन्स एक खास समूह के रूप में गायब हो गए, पर उनका योगदान बना रहा और आज वे महल और गिरजाघर जो पूरे यूरोप में दिखाई देते हैं और जहां भी इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है, वे सभी नॉर्मन्स की विरासत को जिंदा रखे हुए हैं।
अगर आपको इतिहास पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते हम जूलियस सीजर के षड्यंत्र से लेकर केलों के काले इतिहास तक कई विषयों पर एनिमेशंस बनाते हैं।